अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप लोग ठीक ठाक हैं? आई होप कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। सो एंड आई होप कि पिछला लेक्चर आप लोग को समझ आई होगी सारी। ठीक है, पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था उन्होंने कि हमारे पास जो पेस्ट कंट्रोल है उसमें हमें लाइफ साइकिल या स्टडी करने की क्या ज़रूरत है, कि हम देख के भी क्या कर सकते हैं कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा पेस्ट है वो ओवम की फॉर्म में या लार्वे की फॉर्म में या वो एडल्ट की फॉर्म में है, तो उस बेस पे हम उन पे इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। ये किसी फीमेल ने क्वेश्चन किया था। इसका ये मैं आंसर मैंने उनको वहाँ पे भी दिया था, यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लाइफ साइकिल हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें पता है कि हम ये नहीं देखते कि फॉर एग्जांपल हम पूरी फसल को चेक करें कि ज़्यादा ओवम है या ज़्यादा लार्वे हैं। लाइक अगर हम शुरू-शुरू के कुछ 3-4 पौधे देख रहे हैं और उस पे जो है कुछ लार्वे जो हैं एग से हैच हो गए, ठीक है? और बाकी सारी फसल पे एग्स प्रेज़ेंट हैं। तो अब हम जो अगर लार्विसाइड स्प्रे करेंगे, तो बाकी लार्वे तो जो एग्स में है, वो मेजॉरिटी ऑफ लार्वे नहीं मरेंगे और जो थोड़ी-सी तादाद में बाहर निकले हुए थे, वो मर जाएँगे। एज़ अ रिज़ल्ट हमारा स्प्रे भी ज़ाया हो जाएगा और हमारी फसल भी खराब होगी। तो इसलिए हम लाइफ साइकिल की बेस पे देखते हैं कि हमारे पास लाइफ साइकिल है कि इस से इस डेट तक ये एग्स दिए हैं, तो मोस्टली एग्स का भई हैचिंग पीरियड है 7 टू 8 डेज़ या 12 टू 14 डेज़। तो भई 14 डेज़ के बाद मैक्सिमम सारे के सारे एग्स जो हैं हैच हो चुके होंगे, या हम फिर भी और 3-4 दिन एक्स्ट्रा करते हैं कि ताकि सारे के सारे एग्स जो हैं वो लार्वे में हैच हो जाएँ। तो फिर हम लार्विसाइड स्प्रे करते हैं, ठीक है? या हम देखते हैं कि अभी भई इन्होंने इनकी मेटिंग सीज़न है, मेटिंग सीज़न के भई इतने अरसे के बाद ये एग्स देंगे, तो ओविसाइड स्प्रे करना हो तो हम फिर उस हिसाब से उनकी लाइफ साइकिल स्टडी करके ओविसाइड्स का स्प्रे करते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें जो पेस्ट कंट्रोल में उन्होंने कहा कि हमारा क्या रोल है, तो इसमें ये भी बहुत ज़्यादा रोल्स हैं इथोलॉजी के, कि लाइक आप बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज़ करते हैं। अगर आपको इंसेक्ट का बिहेवियर पता है कि लाइक हमारे पास जो लेडी बर्ड बीटल है, ये एफिड्स पे फीड करती है। अब वो प्लांट्स के जिन पे या वो क्रॉप्स जिन पे एफिड्स, ठीक है, उनका अटैक हो गया है, तो हम लेडी बर्ड बीटल का हमें बिहेवियर पता है दैट ये जो है एफिड्स पे फीड करती है, तो हम लेडी बर्ड बीटल की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो उस फसल में छोड़ देते हैं और वो वहाँ के सारे एफिड्स को खा जाती है। लाइक अगर हमें एफिड्स को कंट्रोल करना, हमें पता लग गया है कि साथ वाले खेतों में एफिड्स का अटैक है, अभी आपके जो खेत हैं वहाँ पे अटैक नहीं आया, तो हमें एफिड्स का बिहेवियर पता है कि वो क्या करता है कि लाइट ग्रीन या येलो कलर की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो आपको अब पता लग गया कि इर्द-गिर्द वो फैल रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो फ्लाई करके आपके खेत में भी आएँगे। तो वो क्या कर लेते हैं फार्मर्स कि बहुत बड़ी-बड़ी येलो शीट्स पे गम्स लगा के वहाँ अपने फसल में रख देते हैं। तो जब एफिड्स फ्लाई करके आ रहे होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन द क्रॉप्स वो अट्रैक्ट होते हैं येलो कलर की तरफ, और येलो कलर की शीट्स पे आके जैसे ही बैठते हैं, तो वहाँ पे ग्लू लगी होती है, तो वो वहाँ पे चिपक जाते हैं। तो इस तरह पेस्ट कंट्रोल में बहुत ज़्यादा हमारे एथोलॉजी का रोल है। सो वी स्टार्ट विद टुडेज़, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाउ वी स्टार्ट विद टुडेज़ लेक्चर, सो लेट्स स्टार्ट विद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। So today is our fourth lecture of animal behavior. Today is Thursday, 16th April 2020. So we were studying scope and significance of ethology. We have studied that ethology has a role in taxonomic classification, like we classify different animals on the basis of their behavior, like we classify crickets on the basis of their mating calls. For animal keepers, ethology is very much important. For example, if you are animal keeper or farmer, like you are farming aquaculture, like honeybees, culture of honeybees, sericulture, culture of silkworm, apiculture, culturing of lake insect, honeybees, aquaculture, culturing of fishes, lake culture, culturing of lake insect, dairy farming, if you are farming cows or buffaloes for milk purposes, poultry, if you are farming a hens or chickens. So in all these cultures, to study the behavior of that animal that you are culturing or you are farming or you are breeding, so understanding its behavior is very important. Like if you don't know how they behave, you can't get profits or you can't rear them well. ठीक है, आप उनको ना तो सही तरह से पाल सकेंगे, और जब सही तरह से उनकी ग्रोथ या उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी तो आपको फायदा भी कम होगा।
Like we have discussed all these topics, aquaculture and apiculture, sericulture, lake culture, dairy farming, poultry farming. We have studied about the pest control, that pest in ethology is very much important in pest control. For veterinarians, ethology is also very important. Now we will study next significances of ethology. Now the fifth important point for for studying ethology, that we use animals as laboratory models. We use different animal models in laboratory, like different animals are used as research models in laboratories, like monkeys, rats, mice, and pangolins. Why we use animal models? Because like if we are researching on some tablet or some drug for the cure of certain disease, ठीक है, अगर हम किसी दवाई या किसी ड्रग पे काम कर रहे हैं कि ये इस बीमारी को के अगेंस्ट काम करेगी, तो पहले पहले हम कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स पे नहीं करते, बिकॉज ह्यूमन लाइफ बहुत कीमती होती है। तो अगर उस ड्रग का कोई हार्मफुल इफेक्ट हुआ तो वो ह्यूमन की लाइफ जो है, ह्यूमन बींग्स की लाइफ वो खतरे में आ सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्लाई दीज ड्रग्स और दीज मेडिसिन, या जो भी हमने चीज बनाई है उसको पहले पहले हम किस पे, रैट्स या माइस वगैरह पे हम उसको इफेक्ट्स देखते हैं कि रैट और माइस पे उसका क्या इफेक्ट है। बिकॉज रैट्स और माइस पे पहले पहले क्यों करते हैं, एक तो इनको लेबोरेटरी में पालना आसान है, और दूसरा इसकी फिजियोलॉजी इतनी ज़्यादा तो ह्यूमन बीइंग से नहीं मिलती जितनी मंकीज की मिलती है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक रैट्स की फिजियोलॉजी ह्यूमन बीइंग से मिलती है। तो रेड्स और माइस पे पहले पहले यूज करते हैं, एक तो ये सस्ते हैं, ठीक है, इतने एक्सपेंसिव नहीं और इजीली हैंडल हो जाते हैं। तो पहले पहले कोई ड्रग अगर हमने फॉर एग्जांपल बनाई है, या कोई भी चीज़ केमिकल हम उसके इफेक्ट्स देखना चाह रहे हैं लिविंग बॉडी पे, तो हम रेड्स और माइस में इंजेक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये उस बीमारियों को तो चलो इसने क्योर किया, लेकिन रैट्स के और ऑर्गन्स पे या दूसरी चीज़ों पे इसके क्या इफेक्ट्स हुए, तो हम इजीली डाइसेक्ट करके उसके डिफरेंट ऑर्गन्स निकाल के हम इफेक्ट्स पढ़ सकते हैं कि आइदर इस ड्रग का कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं है, कोई इसने एडवर्स इफेक्ट्स तो प्रोड्यूस नहीं किए रैट्स की बॉडी पे कि हम एक ऑर्गन की बीमारी ठीक कर रहे हैं और दूसरा ऑर्गन हमसे वेस्ट हो जाए। ठीक है, फिर अगर हम लोग देख लेते हैं कि भाई रैट्स और माइस पे इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, फिर देन वी मूव टूवर्ड्स द monkeys that are more related to the physiology of human beings. मंकीज पे फिर हम आते हैं, बिकॉज मंकीज पहले पहले क्यों नहीं यूज करते, बिकॉज मंकीज आर एक्सपेंसिव और उनको पालना बहुत मुश्किल है। लाइक अगर हम बना रहे हैं कि डिफरेंट यंग वंस के लिए, ठीक है, कि ये ड्रग जो है यंग वंस को दी जाती है, तो अब मंकीज को वहां पे पालना लैब में, फिर उनकी ब्रीडिंग करना, फिर उनके यंग वंस को संभालना, ये एक बहुत मुश्किल काम है। रेट्स को पालना भी आसान है, उसकी ब्रीडिंग भी आसान है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई ड्रग हम डायरेक्ट मंकीज पे यूज करें, ठीक है, और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हुए, तो हम इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट में यानी कि फॉर एग्जांपल हमने मंकी को लैब में पाला, 2-3 महीने बाद उसने ब्रीडिंग के बाद उसके यंग वंस आए, उसको 1-2 महीने बाद फिर हमने उसको ड्रग वो किया और ड्रग हमारी फेल हो गई, तो हमारा ये सारे का सारा जो पीरियड है 7 to 8 मंथ्स की ज़ाया हो जाता है। रैट्स और माइस का क्या, हम लाते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, एक 1 to 2 वीक्स में उसकी ब्रीडिंग हो जाती है, 2 to 3 कुछ वीक्स के बाद जो है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, उसके वो बेबीज की बर्थ हो जाती है और फिर हम उन पे अपनी ड्रग अप्लाई करते हैं। तो हमारा इसमें 2 to 3 मंथ्स लगते हैं, जबकि मंकीज के केस में हमारे 1 साल तक ज़ाया होने का खतरा है। लेकिन अगर कोई ड्रग हमारा रैट्स और माइस पे पास हो जाए, फॉर एग्जांपल कामयाब हो जाए, देन वी मूव टुवर्ड्स द मंकीज। और फिर चूंकि मंकीज आर मोर रिलेटेड टू द फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो मंकीज पे जब उसका इफेक्ट देखते हैं तो फिर हम देखते हैं कि इस पे कोई एडवर्स इफेक्ट्स तो नहीं है इस ड्रग्स के। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट एनिमल मॉडल्स को हम लैब में स्टडी करते हैं, तो हम जो वो उसके इफेक्ट्स पढ़ते हैं ड्रग के, तो वो उनके बिहेवियर से पढ़ते हैं। लाइक अगर हमने कोई ड्रग दी और उन्होंने खाना छोड़ दिया, लाइक इट मीन्स कि उसने उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब किया है, ठीक है। लाइक अगर कोई उसको एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो गया और उसने कोई खारिश करना स्टार्ट कर दिया, ये एक बिहेवियर है, तो उसके बिहेवियर को देख के हम ये गेस कर सकते हैं कि इस ड्रग ने क्या किया है, एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस कर दिया है। तो इसमें भी इथोलॉजी हमारे बहुत काम आती है। और लाइक हमारे पास इसमें ये भी इथोलॉजी है कि लाइक अगर हम रैट्स और माइस को पाल रहे हैं लैब्स में, ठीक है, तो हमें वो प्रॉपर कंडीशंस उनको देनी पड़ती हैं, वो ऑप्टिमम कंडीशंस। बिकॉज हम कोई भी रिसर्च करते हैं
तो सबसे पहले रिसर्च में ये चीज़ देखी जाती है कि पहले एनिमल नॉर्मल उसकी फिजियोलॉजी, उसको कोई स्ट्रेस ना हो। बिकॉज़ जब भी एनिमल स्ट्रेस में होता है तो ज़ाहिर-सी बात है उसके सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो सही काम करना छोड़ देते हैं। तो अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ड्रग टेस्ट की और पहले से एनिमल स्ट्रेस में था, तो अब वो एडवर्स इफेक्ट्स तो स्ट्रेस की वज़ह से होंगे और हम समझेंगे कि ये एडवर्स इफेक्ट्स हमारी ड्रग की वज़ह से थे। तो वो हमारी ड्रग हम उसको अगर वो सही भी हुई हम उसको फेल कर देंगे, हम उसके भाई इसने नेगेटिव रिजल्ट शो किए। तो सबसे पहले हम एनिमल को के बिहेवियर को स्टडी करते हैं और फिर उसको ऐसी कंडीशंस देते हैं कि एनिमल स्ट्रेस में ना हो। ठीक है, वो ऐसे नॉर्मल फिजियोलॉजी की तरह ग्रो करे और अपना बिल्कुल ऐसे उस तरह ग्रो करे जिस तरह वो वाइल्ड में कर रहा होता है। तो इस स्ट्रेस से बचने के लिए हमें एनिमल बिहेवियर या उसकी उनकी इथोलॉजी पढ़नी बहुत जरूरी है। एक और हमारे पास पेंगोलिन्स। पेंगोलिन्स हमारे पास एनिमल्स हैं, लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं, दिस इज वी हैव माइस, ठीक है, और मंकी और ये रेड। ये मैंने माइस का आप लोग कहोगे कि एक चूहा है उसको मैंने माइस क्यों कहा। हम जो बायोलॉजी में माइस वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी माउस का जेंडर आपको नहीं पता, वी डोंट नो वेदर इट इज मेल और फीमेल, तो हम डायरेक्टली माइस का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास पेंगोलिन्स हैं। अब ये पेंगोलिन्स भी हम लैब मॉडल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लाइक हमारे पास बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे पास कल्चर पे ग्रो नहीं कर सकते हम उनको, तो उनके लिए जो है हमारे पास लाइक एक बैक्टीरिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बहुत ही हार्मफुल बैक्टीरिया है विच काज एडवर्स डिजीजेज इन ह्यूमन बीइंग्स। अब हम लोग अगर मंकीज में उसको कल्चर करेंगे तो मंकी में वो डिजीज काज करता है, मंकी फौरन उसकी डेथ हो जाती है। रेड्स और इसमें भी ये डिजीज काज करता है। पेंगोलिन हमारे पास ऐसा एनिमल है कि इसमें वो डिजीज के इफेक्ट्स भी काज नहीं करता और दूसरा इसमें वो ग्रो भी करता है। लाइक हम लैब में उसका कल्चर नहीं कर सकते। मोस्टली बैक्टीरिया को हम लैब में कल्चर करते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसके अगेंस्ट कौन सी ड्रग है, हम उसी को उसके अंदर ड्रग को डालते हैं। तो अगर बैक्टीरिया मर रहे हैं इसका मतलब है कि ये ड्रग इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है। अब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है उसको हम लैब में कल्चर नहीं कर सकते, तो हम इसके ब्लड में कल्चर करते हैं पेंगोलिन्स के। तो चूंकि वो इसमें बीमारी भी नहीं फैलाता, वो ब्लड में ग्रो भी कर रहा होता है और इसकी फिजियोलॉजी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हम सिंपली उनको डिफरेंट ड्रग्स देते हैं और फिर चेक करते हैं कि ब्लड में बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन या पॉपुलेशन कम हो रही है या नहीं हो रही। तो ये भी इसकी इथोलॉजी भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक अगर हम इसको लैब में पाल रहे हैं तो इसको स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस में होगा तो लाइक इसका डिफरेंट इसके ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे और हम समझेंगे कि ये इसकी ड्रग का असर है। तो हम ऐसी कंडीशंस, वो इसकी कंडीशन स्टडी करते हैं कि दैट विच आर द बेस्ट और ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द ग्रोथ या फॉर द ब्रीडिंग ऑफ पेंगोलिन। तो वो कंडीशंस हम इसको प्रोवाइड करते हैं ताकि ये किसी भी स्ट्रेस में ना आए। यहाँ पे एक चीज मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करनी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउस एंड रैट। द वेरी फर्स्ट डिफरेंस के इनका साइज में, हमारे पास माउस हमेशा साइज में छोटा होता है, रैट हमेशा साइज में बड़ा होता है। ठीक है, और दूसरा जो मेन फर्क है, हमारे पास जो माउस की टेल है वो उसकी बॉडी लेंथ से लंबी होती है। लाइक माउस की जितनी बॉडी होती है टेल उसकी बॉडी से लंबी होगी, जबकि रैट की जो टेल है वो उसकी बॉडी से के बराबर हो सकती है या उससे छोटी होगी, कभी भी रैट की बॉडी से लंबी नहीं होगी। तो अगर आप देख रहे हैं कि भाई एक माउस जा रहा है और उसकी टेल उसकी बॉडी से लंबी है, सो यू कैन इजीली डिटेक्ट कि ये हमारे पास माउस है। और अगर उसकी टेल उसकी बॉडी के बराबर है लेंथ के या फिर उसकी बॉडी की लेंथ से छोटी टेल है तो इट मीन्स ये रैट है। साइज की बेस पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली अगर फॉर एग्जांपल रैट का छोटा बच्चा है तो हम वो भी माउस के साइज का होता है, तो हम फिर उस टाइम पे उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो हम फिर टेल के ऊपर, टेल के साइज के ऊपर उसको डिटेक्ट करते हैं कि लाइक अगर उसकी बॉडी लेंथ से टेल की लेंथ लंबी है देन इट इज माउस, अगर टेल की लेंथ उसकी बॉडी साइज से छोटी है देन इट इज रैट। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, लाइक animals are the biggest pollinators. Like we have insects or we have different birds which helps in pollination. Now what is pollination? Pollination is the transfer of pollen grain from anther of stamen to the carpel, to the stigma of carpel is known as a pollination। के लाइक जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में और वहां जाके फिर फ्यूजन होती है, जाइगोट बनते हैं और सीड और फ्रूट बनता है। अगर पोलिनेशन होगी तभी फ्रूट बनता है, अदरवाइज पोलिनेशन के बगैर फ्रूट नहीं बनता। अब हमारे पास बहुत से आजकल जो फार्मिंग है वो
इंडोर फार्मिंग होने लग गई। आपने बहुत से वो देखे होंगे, लाइक अगर मैं, ठीक है, तो हमारे पास अब पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए भी हमें इंसेक्ट की इथोलॉजी स्टडी करनी पड़ती है। लाइक हमारे पास जो इनडोर वर्टिकल फार्मिंग है जिसको हम कहते हैं, अब आप ये देखें यहाँ पे ये बिल्कुल हर तरफ से बंद है, ये जो फार्म है इसको हम वर्टिकल फार्मिंग भी कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इधर है पौधे, फिर ऊपर है, फिर उससे ऊपर है, फिर उससे ऊपर है, तो एक छोटे से पीस ऑफ लैंड में वो बहुत ज्यादा फसल ले लेते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये वर्टिकल फार्मिंग, यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ लगे हुए हैं, तो ये क्या होता है, ये क्लोज्ड होता है, तो यहाँ पे कोई भी किस्म के इंसेक्ट या पेस्ट वगैरह इंटर नहीं हो सकते। लेकिन अब क्या होता है कि जब अगर उन्होंने फ्रूट बनाना है तो उनको इंसेक्ट्स अंदर छोड़ने हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स छोड़ना जरूरी है। अब क्या होता है कि हमारे पास वो स्टडी करते हैं, लाइक ये फॉर एग्जांपल अगर हमने टोमेटो का प्लांट लगाए हुए हैं, टोमेटो की फसल है, तो हम इंसेक्ट की थॉलॉजी स्टडी करते हैं कि कौन सा इंसेक्ट ऐसा है जो टोमेटो के फ्लावर पे अट्रैक्ट होता है, ठीक है, और जाके वहां पे टोमेटो के फ्लावर से नेक्टर फीडिंग करेगा। और हम ये भी देखते हैं कि ऐसा ना हो कि ये टोमेटो का पेस्ट हो, अगर हमने पेस्ट को पॉलिनेटर के नेटर के तौर पे यूज कर लिया तो पॉलिनेशन तो कराएगा लेकिन हमारी फसल को भी तबाह कर जाएगा। तो एक तो हम पहले ये देखते हैं कि वो पेस्ट ना हो, लाइक हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचाए। दूसरा हम ये देखते हैं, ला के छोड़ते हैं कि वो उसको ये फ्रूट फ्लावर्स पसंद हो, इनका नेक्टर पसंद हो, क्योंकि वो जितना ज्यादा उस नेक्टर पे आके फीड करेगा उतने ज्यादा वो फ्लावर्स विजिट करेगा, और जितने फ्लावर्स इंसेक्ट से विजिटेड होते हैं उतनी ज्यादा पॉलिनेशन के चांसेस होंगे। तो इस केस में हमारे पास जो है पॉलिनेशन के उसके लिए भी हमें इथोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। लाइक हमारे पास इंसेक्ट्स हैं पॉलिनेटर्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल हनी बीज हम यूज़ करते हैं, बटरफ्लाइज यूज़ करते हैं, मॉथ्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पास एंटोमोफिलस प्लांट्स, एंटोमोफिलस प्लांट्स वो हैं विच डिपेंड on insects for their pollination. Entomophilous plants are those plants which depend on insects for their pollination. अब जो एंटोमोफिलस प्लांट्स उनमें कुछ करेक्टर्स हैं, लाइक क्या होते हैं कि उनके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिकी होते हैं। तो जब भी कोई इंसेक्ट लाइक हनी बी या जो बटरफ्लाइज हैं वो फीडिंग करने जाते हैं एंटोमोफिलस प्लांट्स पे, तो चूंकि उनके पोलन ग्रेन्स स्टिकी होते हैं तो ये उनकी बॉडी पे, आपको नजर आ रहा होगा इधर कि इनकी बॉडी पे पोलन ग्रेन्स क्या हो गई, स्टिक हो जाती हैं, ठीक है। अब ये मेल फ्लावर है, जब यही हनी बी किसी फीमेल फ्लावर पे जाके फीडिंग करेगी तो हमारे पास ये पोलन ग्रेन्स जो है उसका जो वहां पे स्टिग्मा होता है, फीमेल फ्लावर की जो कार्पल है उसका स्टिग्मा वो भी स्टिकी होता है। तो जैसे ही इसकी बॉडी टच होती है उस स्टिग्मा के साथ तो इसकी बॉडी पे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जाके उस स्टिग्मा के साथ स्टिक हो जाते हैं और फिर हमारे पास पोलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। हमारे पास हनी बीज यूज होती हैं, इसी तरह हमारे पास जो बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स हैं, ठीक है। मॉथ्स और बटरफ्लाइज क्या है हमारे पास, बटरफ्लाई जब भी बैठेगी तो वो विंग इस तरह ऊपर करके बंद करती है, और बट मॉथ जब भी बैठती हैं वो विंग्स क्या करते हैं, इस तरह ओपन रख के बैठते हैं। और जो हमारे पास मॉथ की बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा फैटी टाइप या मोटी होती है, जबकि हनी जो सॉरी बटरफ्लाई की बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा पतली होती है और डेलिकेट टाइप की होती है, ठीक है। तो हमारे पास हनी ये बटरफ्लाइज और मॉथ्स भी एज अ पॉलिनेटर यूज होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, कुछ हमारे पास फ्लावर्स होते हैं विच वी कॉल्ड ऑर्निथोफिलस फ्लावर प्लांट्स या ऑर्निथोफिलस फ्लावर। हमारे पास कुछ बर्ड्स हैं लाइक हमिंग बर्ड, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे मैंने एक पिक्चर डाली है हमिंग बर्ड की। नो दिस इज हमिंग बर्ड। अब ये जो हमिंग बर्ड है हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम कहते हैं ornithophilous plants. These ornithophilous plants are those plants which depend on birds for their pollination. तो हमारे पास हमिंग बर्ड की इथोलॉजी में हमें पढ़ना चाहिए, बिकॉज हम देखते हैं कि कौन से फ्लावर्स पे जाके ये नेक्टर पीता है और कौन से फ्लावर्स हैं। अगर हमने ऐसा कोई प्लांट या फ्लावर्स लगाए हुए हैं अपने इनडोर फार्मिंग में तो हम फिर वहाँ पे इंस्टेड ऑफ कि हम वहाँ पे इंसेक्ट्स की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन छोड़ें फॉर पोलिनेशन, हम हमिंग बर्ड्स को वहाँ पे छोड़ते हैं ताकि वो वहाँ जाके पोलिनेशन करें। तो इसमें हमारा इथोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। आई होप इसकी समझ आ गई होगी। नाउ इंसेक्ट्स एज इंडिकेशन ऑफ फूड, एक और जो इंपॉर्टेंट हमारे पास इंसेक्ट का इथोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक insects like honeybees, butterflies, etc. are also used for foraging of food. Foraging of food कहते हैं हम searching of
food. The search of food of honeybee is 2 to 10 kilometers from their hives. Like आप किसी बयाबान में है, कोई दरख्त नहीं है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि कुछ खाने की चीज है कि नहीं है, लाइक आप डेजर्ट में घूम गए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल आप वहां पे इंसेक्ट की इथोलॉजी यूज कर सकते हो, लाइक आपने अगर वहां देखा हनी बी, ठीक है, तो आप हनी बी किस तरह जाएगी, हम मिथोलॉजी के हनी बी मूव करके जा रहे हो, अगर वहां पे हनी बी है, इसका मतलब है उसके 2 टू 10 किलोमीटर रेडियस में कहीं ना कहीं कुछ प्लांट मटेरियल है, या कहीं पे कोई फॉरेस्ट वगैरह प्रेजेंट है, या दरख्त प्रेजेंट है, ठीक है, या वहां पे कोई आबादी है। अब आप हनी बी को क्या करेंगे, आपने हनी बी देख ली, अब जिस तरफ हनी बी जा रही है आपको उसी तरफ मूव करना है, ठीक है। इसी थॉलजी की वजह से, क्योंकि हनी बी कहाँ जा रही होगी, वो अपने जो उसका हाइव होता है उससे 2 टू 10 किलोमीटर के रेडियस में ही रह के अपनी फूड या नेक्टर की सर्चिंग करती है, ठीक है। अगर वहां पे आपको हनी बी नजर आई है, इसका मतलब है कि कहीं 2 टू 10 किलोमीटर पे कोई ना कोई दरख्त वगैरह प्रेजेंट है, कोई फॉरेस्ट है जहाँ पे उसका हाइव भी है, और वहां पे जाहिर बात है फ्लावर्स हैं, तो फ्लावर्स जहाँ होते हैं तो इसका मतलब है वहाँ फ्रूट्स भी हैं। तो आप इसी तरह उस हनी बी का पीछा करके उस फॉरेस्ट तक या वहाँ जो दरख्त वगैरह वहाँ तक पहुँच सकते हैं इजीली, और वहाँ पे आपको फूड की सर्चिंग भी आप कर सकते हैं। तो हमारे पास इंसेक्ट्स ये इथोलॉजी यूज करके हम फोरेजिंग ऑफ फूड भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक ये हनी बी है, अगर आपको यहाँ नजर आए, हमारे पास हनी बी पॉलिनेटर बहुत बड़ी पॉलिनेटर है, वो क्यों है, लाइक बिकॉज हमारे पास ये जो हनी बी के हैंड लिम्ब है, ये हैंड लेग, इसके यहाँ पे एक बास्केट होती है जिसमें ये पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट भी करती है। तो उस पोलन ग्रेन की कलेक्शन के प्रोसेस में हमारे पास बहुत से पोलन ग्रेन इसकी बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इन हेयर्स पे स्टिक हो जाते हैं, और जैसे ही ये नेक्स्ट प्लांट पे जाती है, आप देखिए यहाँ पे आपको स्टिक हुए नजर आ रहे होंगे, तो ये पोलन ग्रेन्स फिर वहां पे ट्रांसफर हो जाते हैं फीमेल प्लांट में। हनी बी जो है पोलन ग्रेन्स क्यों उठाती है, बिकॉज ये पोलन बास्केट है इसकी, आपको नजर आ रही होगी। हनी बीज की जो आपको पता है क्वीन साइज में बड़ी होती है, तो हमारे पास क्वीन को जो फीड किया जाता है वो रॉयल जेली पे फीड किया जाता है, और रॉयल जेली जो है उसमें प्लांट का नेक्टर भी होता है प्लस पोलन ग्रेन भी होता है, और पोलन ग्रेन क्योंकि बहुत न्यूट्रिटिव है, तो वो जो हनी बी जी जो पोलन ग्रेन्स और रॉयल जेली पे फीड करती है, इसलिए वो चूंकि इतना ज्यादा न्यूट्रिशन ले रही होती है, तो वो साइज में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। The eighth scope या significance of ethology is animals as indicators of disasters. Like we could predict, हम लोग जो है डिजास्टर के आने से पहले उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। डिफरेंट अंडरग्राउंड एनिमल्स, इसको पहले स्टडी कर लें, could also be used as an indication of natural disasters. Like we have earthquake. When earthquake is about to be happened, all underground insects and animals like हमारे पास जो snakes वगैरह start coming out of their holes, thus we can predict onset of earthquakes, ठीक है, कि हम एनिमल्स का बिहेवियर स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिजास्टर्स की भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हमारे पास डिजास्टर आने वाला है। लाइक हमारे पास कुछ एनिमल्स है, लाइक उसमें हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, स्कॉर्पियंस हैं और स्नेक्स हैं। नाउ दीज स्नेक्स क्या करते हैं कि ये डिफरेंट वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पढ़ें, एनिमल्स मे हैव अ सिक्स्थ सेंस दैट अलाउज देम टू पिक अप साइंस ऑफ एन इम्पेंडिंग अर्थक्वेक। हमारे पास उनमें एक अलग सेंस होती है, सिक्स्थ सेंस, कि जो वाइब्रेशन अर्थक्वेक से पहले जो है हमारे पास अर्थ की जो प्लेट्स हैं उनमें स्पेशल किस्म की वाइब्रेशंस हो रही होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास इन वाइब्रेशंस को, हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स हैं जो इन, और जो अंडरग्राउंड इंसेक्ट्स हैं वो इन वाइब्रेशंस को फील कर लेते हैं, ठीक है। अर्लीस्ट रिपोर्ट्स ऑफ स्ट्रेंज एनिमल बिहेवियर डेट्स बैक टू ग्रीस, 373 बीसी से पहले से इस बिहेवियर का पता है, वेयर रैट्स, वीजल्स एंड स्नेक्स एंड सेंटीपीड, सेंटीपीड्स हम कनक्वेल को कहते हैं, लाइक जिसकी बहुत सारी टांगे होती हैं, सराइकी वालों को तो समझ आ गई होगी, कनक्वेल या कन खजूरा भी हम कहते हैं, आई डोंट नो पश्तो में क्या कहते हैं उसको, left their homes and headed for safety several days before a destructive earthquake। कि जो अंडरग्राउंड रैट्स होते हैं या वीजल्स रह रहे होते हैं या स्नेक्स हैं और डिफरेंट इंसेक्ट्स, वो क्या करते हैं कि अर्थक्वेक आने से पहले चूंकि वो वाइब्रेशंस को फील कर लेते हैं, तो वो पहले से ही अपने
अंडरग्राउंड बरोज उनके घर हैं उनसे निकलना शुरू हो जाते हैं और सेफ्टी जो सेफ जगह वहां पे माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंज बिहेवियर रिपोर्टेड टू अकर फ्रॉम 3 days बिफोर एन इवेंट डाउन टू जस्ट सेकंड्स इन एडवांस ऑफ द अर्थक्वेक हैपनिंग। ये स्ट्रेंज बिहेवियर कि वो 3 दिन पहले से ही उनको पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, तो वो सेफ जगहों की तरफ वो मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हमें इनके इस बिहेवियर का, इस एबनॉर्मल बिहेवियर का हमने स्टडी किया हो, तो अगर हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में स्नेक्स वगैरह जो हैं अपने हाइव्स वगैरह से निकले हुए हैं, ठीक है, सेंटीपीड्स अपने हाइव से निकले हुए हैं, या हमारे पास ऐसी एंट्स भी हैं जो जब अपने हाइव से बहुत तादाद में निकल के वो बिल्कुल हाइव के अंदर नहीं जा रही होती और बाहर ही बहुत ज़्यादा वो रश बनाया होता है, ठीक है। तो हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 2 to 3 days में क्या आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है। तो अगर हमें किसी चीज़ नेचर डिजास्टर की पहले से ही पता चल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सेफ्टी मेजर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम घरों के अंदर सो रहे हैं तो हम मोस्टली वो बाहर बैठेंगे, ठीक है, या कोई पहाड़ी इलाका है तो वहां से लोग माइग्रेट कर जाते हैं सेफ्टी एरियाज की तरफ, ठीक है। तो इस तरह हम एनिमल्स की इथोलॉजी या उनके बिहेवियर को पढ़ के हम नेचुरल डिजास्टर्स को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द 9th पॉइंट जो हमारे पास स्कोप ऑफ सिग्निफिकेंस का इज द एनिमल्स आर द क्लीनर्स ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे पास एनिमल्स जो हैं, डिफरेंट एनिमल्स हमारे एनवायरनमेंट के क्लीनर्स भी हैं। अगर हम different animals are involved in the cleaning of dead bodies from the planet earth, हमारे पास we have scavengers, we have detritivores, ठीक है। स्कैवेंजर्स हम किसे कहते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स, कि दोज एनिमल्स या दोज एनिमल्स विच फीड ऑन डेड लिविंग मैटर या डेड ऑर्गेनिज्म, उसको हम स्कैवेंजर कहते हैं, जो मुर्दा चीज़ों पे फीड करें, ठीक है। उसमें हमारे पास वल्चर हैं, ठीक है, हमारे पास एंट्स हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, दिस इज वल्चर, जो गिद्ध जिसको हम कहते हैं, तो वो जो इन एनिमल्स मोस्टली मर जाते हैं उसके बाद आके उन एनिमल्स की डेड बॉडीज पे फीड करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एंट्स भी हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी चीज़ छिपकली वगैरह या कॉकरोच वगैरह घर में मारे और सैंड में रख दें तो थोड़ी सी देर में एंट्स आके वो सारे का सारा उसको उस पे फीड कर जाती हैं और हमारे पास क्या हो जाती है, एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है। एनवायरनमेंट किस तरह क्लीन होता है कि अगर हमारे पास ये स्कैवेंजर्स और डिट्राइटिवोरस नहीं होते या डिकम्पोजर नहीं होते तो हमारे पास जमीन पे हर जगह डेड बॉडीज फैली हुई होती, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिकदार में डेड बॉडीज पड़ी हैं और हमने उसकी क्लीनिंग करनी है, तो हमें इंसेक्ट्स की इथोलॉजी का पता, वी नो के जो वल्चर्स हैं ये डेड बॉडीज पे फीड करते हैं, हमें पता है कि जो एंट्स हैं ये डेड बॉडीज पे फीड करती हैं, हमें ये भी पता है कि जो हमारे पास हाइनाज हैं वो डेड बॉडीज पे फीड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपली वल्चर्स आके वहाँ छोड़ देंगे या एंट की एक पॉपुलेशन वहाँ छोड़ देंगे जो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ की सारी जो डेड बॉडीज हैं उनको रिमूव कर लेंगे और हमारे पास एनवायरनमेंट जो है डेड बॉडी से क्लीन हो जाएगा। अच्छा, कुछ हमारे पास डेट्राइटिवोरस होते हैं। डेट्राइटिवोरस हम किसे कहते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स which feed on broken part of an organism, which feed on detritus, ठीक है। detritivores are those organism या those animals which feed on a detritus, और detritus हम किसे कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर कुछ पार्ट टूट के गिर जाए, हमारे पास अगर ट्री है तो उसके जो पत्ते गिर रहे होते हैं ये डेट्राइटस है, उसकी कोई टहनी या स्टेम टूट के गिर गया ये क्या है, डेट्राइटस है। अगर कोई इंसेक्ट जा रहा है, आपने उसको कुछ मारा, उसकी 2-3 टांगे टूट के गिर गई, बाकी वो इंसेक्ट उड़ गया, तो ये जो 2-3 टांगे ये डेट्राइटस है। तो हमारे पास डेट्राइटिवोरस जो डेट्राइटस पे फीड करते हैं, तो हमारे पास कुछ पिग्स हैं और कुछ इंसेक्ट्स भी हैं जो हमारे पास डेट्राइटिवोरस हैं। हमारे पास एंट्स आर द डेट्राइटिवोरस, ये देखें, ये हमारे पास लीव्स के जो टूटे हुए पत्ते या जो पार्ट्स नीचे पड़े होते हैं उनको उठा के ले जाते हैं और उन पे फीडिंग करते हैं, तो ये भी हमारे पास डेट्राइटिवोरस इंसेक्ट्स भी हैं। हमारे पास कहीं पे बहुत ज़्यादा मिकदार में डेट्राइटस पड़ा है, ठीक है, और गंदगी फैली हुई, तो हम सिंपली डेट्राइटिवोरस, हमें इथोलॉजी का पता है डिफरेंट एनिमल्स की कि भाई ये डेट्राइटिवोरस हैं, तो हम वहाँ पे उनको रिलीज करके उस डेट्राइटस को साफ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ फिशेज हैं
Some scavenger or detritivores fishes are used for the cleaning of ponds. अगर हमने ponds पाले हुए हैं तो वहाँ पे सारी बात है डेड बॉडीज होंगी, कोई बीमारी से मरी है तो वो जब पड़ी रहेगी डेड बॉडी वहाँ पे और ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं तो ponds में मसले होते हैं। तो हम सिंपली जो है हमने इथोलॉजी पढ़ी हुई है डिफरेंट फिशेस की, हमें पता है कि ये जो कैट फिश है ये स्कैवेंजर है, तो ये हम वहाँ उस पॉन्ड में हर पॉन्ड में साथ में एक कैट फिश भी छोड़ देते, तो वहाँ पे जो भी फिशेज या किसी भी इंसेक्ट वगैरह की डेथ होती है ये वहाँ उस पे फीड कर लेती है, तो हमारा पॉन्ड भी जो है डेड बॉडी से साफ रहता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स देखे जिसमें हमारे पास इथोलॉजी का रोल था। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ अभी भी कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे हमारा स्कोप समय ख़त्म हो गया, आगे से हम बिहेवियर की टाइप स्टार्ट करेंगे। अगर किसी चीज़ की समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क मी एंड आई विल आंसर यू इन द कमेंट सेक्शन आल्सो, एंड आई विल आंसर यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। So thanks for your participation. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.